गुड आफ्टरनून दोस्तों, आप सभी को आज की क्लास में जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आज डेट कितनी है? 30 जनवरी। ठीक है, जैसा कि एग्ज़ाम्स के लिए टाइम भी नहीं बचा हुआ है, आर के और यूपीपी के भी एग्ज़ाम्स डेट आ चुके हैं। तो ये सभी ध्यान में रखने बातें ऐसी है कि जो जब से सबसे बेहतर हो, जैसे आप रीजनिंग में स्कोर कर सकते हैं उसको करिए, हिंदी में स्कोर कर सकते हैं उसको करिए, जीएस में स्कोर कर सकते हैं उसको करिए। जिनका मैथ्स स्ट्रांग हो वो मैथ के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करें, क्योंकि 17 से 18 क्वेश्चन आपके मैथ्स आएंगे, बाकी के सारे सब कुछ हिंदी, उसके बाद रीजनिंग, फिर उसके बाद आपके जीके जीएस पर डिपेंड करेगा सारे के सारे नंबर। यानी कि समथिंग हम मान चले कि 130 प्लस क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके रीजनिंग, हिंदी और किसके, जीएस के सेक्टर से होंगे। और जो 20 क्वेश्चन समथिंग होंगे वो आपके कहाँ डिपेंड करेंगे, मैथ्स पर। तो ये ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। जैसे हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी, अर्थशास्त्र। कल हम लोगों ने इसमें कुछ टॉपिक पढ़ा भी था, उसके आगे पढ़ना है। आज हम जिन वर्ड्स पर सबसे पहले चर्चा करेंगे वो है बेरोजगारी। बेरोजगारी वास्तव में आती क्यों है? ये तो सभी को पता होगा, भाई काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी वास्तव में बढ़ेगी। लेकिन क्या इसका मूल कारण पता है कि बेरोजगारी वास्तव में आती क्यों? जनसंख्या वृद्धि से भी बेरोजगारी आती है। जनसंख्या वृद्धि हो और साधन उपलब्ध ना हो तो जाहिर सी बात है बेरोजगारी आएगी स्वतः में ही। इसमें जैसे भारत में मानव श्रम की उपलब्धता कितनी है? अधिक है। यानी कि अगर हम बात करें मानव श्रम तो मानव श्रम क्या है भारत में? अधिक है। क्योंकि जहां भी हम देखेंगे वहां हर किसी क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे उद्योग का क्षेत्र हो यानी कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र हो, कहीं भी हम मानव श्रम की अधिकता को पाते हैं। ठीक है, जब इनके कार्यों में या हम कह सकते हैं जब इनके अनुपात में उत्पाद कार्यों में कमी हो जाए, उत्पाद कार्यों में क्या हो जाए, कमी हो जाए, तो उत्पाद कार्य में कमी होगी। तो जब उत्पाद कार्य में कमी होगी तो क्या वहां पर श्रमिकों की आवश्यकता ज्यादा होगी कि कम होगी? वहां पर क्या होगी, कम आवश्यकता होगी। और जब कम आवश्यकता होगी तो मान लिया कोई कंपनी है, वहां लगभग 80 मजदूर कार्य कर रहे हैं। ठीक है, 80 मजदूर, और यहाँ की उत्पादक क्षमता जो है वह 30% घट गई। क्या हो गई? घट गई। तो जहां 80 मजदूर कार्य कर रहे थे वहां अब कितने कार्य करेंगे? 50 समथिंग, एक अनुपातिक मान लेते हैं 50। तो अब यहाँ क्या होगा? कमी आएगी। यानी कि अब 70% के ही कार्यों को तो करना है, 30% तो वैसे ही कम हो गया। तो जहां 80 मजदूर कितने कार्यों को कर रहे थे? 100% को, तो वहीं पर 70% के कार्यों करने के लिए 50 चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस जो निकल करके आया वो आया 30 मजदूर का। अब ये 30 मजदूर क्या करेंगे? खाली घर बैठेंगे कि नहीं? और जब खाली घर बैठेंगे तो वहां पर बेरोजगारी बढ़ेगी। क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि जब इनकम नहीं होगा तो खर्चा नहीं चलेगा, खर्चा नहीं चलेगा तो तमाम प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी। जब आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होगी तो वहां बेरोजगारी ज्यादा होगी। अभी जैसे कृषि क्षेत्र में आज के समय में क्या है कि लोग इस पर अधिक बल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अधिक बल, और ज्यादा से ज्यादा मजदूर लगा दे रहे हैं। तो जब ज्यादा से ज्यादा आप अधिक मजदूर किसी कृषि क्षेत्र में लगा देते हैं तो क्या उसके अनुपात में उतना उत्पादन हो पाता है कि आपके मजदूरों की भी खर्च निकल जाए और आपको बढ़ोतरी भी मिले? नहीं हो पाता। सामान्यतः आज के समय में धान, गेहूं जो भी बोया जाता हो,
या फिर गेहूँ बोया गया है, खेत में डालने के लिए दवा अलग चाहिए, पानी के लिए अलग चाहिए, गेहूँ बोने के लिए अलग चाहिए, उसमें खाद मटेरियल अलग चाहिए, सब मिला करके अगर देखा जाए तो उसके उत्पादन की अपेक्षा इनकी खर्च क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ कृषि लागत घाटा भी आ जाता है। तो पता लगे खर्चा किए 1 बीघे में 6,000 और आया 4,000 का, 2,000 रुपये घाटा गया। तो कृषि लागत में भी जब अधिक लोग कार्यरत हो जाते हैं तो वहाँ पर कृषि उतना उत्पाद नहीं कर पाती है, जिससे वह क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। ठीक है। या भारत में कृषि क्षेत्र के मानव संसाधन या मानव लोग, यानी कि जितने भी आदमी वर्कर्स हैं वो कृषि क्षेत्र में कितने हैं, ज़्यादा अग्रणी है, क्योंकि भारत हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है, ये भी हम कह सकते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं आय वितरण में असमानता। तो ये बेरोजगारी समझ में आ गई। ठीक है। अब हम बात करते हैं आय वितरण में असमानता, असमानता। ठीक है। आय वितरण में असमानता, जैसे आय वितरण से तात्पर्य क्या है? जैसे हमने कहा कि भारत में आय तथा संपत्ति के वितरण में अत्यधिक या ज़्यादा से ज़्यादा असमानता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? असमानता। आय तथा संपत्ति वितरण में, आय तथा संपत्ति या हम ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आप लिखिए संपत्ति वितरण में क्या पाया जाता है? असमानता। असमानता पाई जाती है। जब असमानता यहाँ पाई जा रही है तो इन असमानता के कारण गरीबी तथा बेरोजगारी असमानताएं उत्पन्न हुई। भाई हमने कहा किसी की आय कम है, किसी की संपत्ति ज़्यादा है, तो किसी की आय ज़्यादा है, किसी की संपत्ति कम है, दोनों प्रकार से हुआ। यानी कि कहीं ये ज़्यादा है तो कहीं ये कम है, और कहीं ये कम है कहीं ये ज़्यादा है। तो जहाँ पर हम इसका वितरण करेंगे और किन्हीं ना किन्हीं परिस्थितियों में हम उलटफेर करने की संभावना को व्यक्त करेंगे, वहाँ पर बेरोजगारी को हम क्या करेंगे? बढ़ावा प्रदान करेंगे। बेरोजगारी को क्या करेंगे? बढ़ावा प्रदान करेंगे। तो कहीं ना कहीं आय वितरण में असमानता भी इसका जिम्मेदार है। ठीक है। जैसे अभी हम बात करें कि सामाजिक सुरक्षा में, तो सामाजिक सुरक्षा में क्या है? व्यवसाय, शिक्षा, व्यवसाय, शिक्षा, प्रशिक्षण, ठीक है, रोजगार, ये समान अवसर हैं जो कि अर्थव्यवस्था पर क्या है? डिपेंड है, या इसमें भी आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। आर्थिक असमानताएं पाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा व्यवसाय किसी के पास छोटा है, किसी के पास बड़ा है। शिक्षा, कोई शिक्षा ग्रहण करके घूम रहा है, कोई शिक्षा ग्रहण करके उसका सदुपयोग कर रहा है। प्रशिक्षण, कोई पढ़ा रहा है, कोई अपने से विद्यालय चलवा रहा है। रोजगार, 10 लोगों को रख करके नौकरी दीजिए, वही क्या है? रोजगार। तो हर एक तरीके से क्या, इसमें भी असमानता है कि नहीं है? तो जहां असमानता है वहां कहीं ना कहीं ये क्या होगा? इफेक्टेड होगा। जैसे अभी हम अर्थव्यवस्था पर ही बात करें तो नियोजित अर्थव्यवस्था की हम बात कर लेते हैं। नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था।
ठीक है। नियोजित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य क्या है? ठीक है, जैसे हमने कहा जो ये नियोजित अर्थव्यवस्था है, इसकी शुरुआत जो होती है, नियोजित अर्थव्यवस्था की जो शुरुआत होती है वह योजना आयोग के तहत होती है। योजना आयोग के तहत होती है। और योजना आयोग की स्थापना 1 जनवरी, जैसे योजना आयोग किसके माध्यम से आता है? नीति आयोग के माध्यम से। और नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 1915 को किया गया। 1 जनवरी 2015 को किया गया। किसका? नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन, नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है। जैसे भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था योजना आयोग की स्थापना के तहत या 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान 1991 से लेकर के 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना आई। कितनी आई? 12 पंचवर्षीय योजना आई। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजना का संचालन किया गया। ठीक है, तो ये जो हमारा नीति आयोग है, यही नीति आयोग संचालन करता है किसका? योजना आयोग का। और इसी योजना आयोग के तहत यह पंचवर्षीय योजना कार्य करती है। पंचवर्षीय योजना क्या करती है? इसी योजना आयोग के तहत कार्य करती है। यानी कि अगर हम कहें कि योजना आयोग संस्था उत्तरदायी होती है किसके प्रति? पंचवर्षीय योजना के प्रति। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक दोनों योजनाओं में दिशा प्रदान किए। यानी कि हम कहें कि जो अल्पकालिक हैं, अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक, कैसे? दीर्घकालिक इन दोनों योजनाओं को दिशा किसने प्रदान किया? दिशा किसने प्रदान किया? वो किया पंचवर्षीय योजना ने। यहां तक क्लियर हुआ? इसके आगे हम देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। आगे चलें? चलिए। अब अगर पंचवर्षीय योजना आया है तो कहीं ना कहीं विकास भी होंगे, चाहे वह निजीकरण में हो, चाहे सरकारीकरण में हो, या मतलब खुद का व्यवसाय हो या खुद का रोजगार हो, वह कहीं ना कहीं विस्तीर्ण होगा। जाहिर सी बात है, होगा। चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं। अभी हमारा क्लियर हो जाएगा। जैसे हम इस समय बात कर रहे हैं योजना के विकास की। योजना आयोग के विकास की, यानी कि उद्योगों का विकास। उद्योगों का विकास। ठीक है, उद्योगों का विकास। आज से आपकी एक नई क्लास और स्टार्ट होगी, वो है पर्यावरण। ठीक है,
यहाँ से आपके उत्तर प्रदेश पीसीएस के, आरओ के और जितने भी आपके हाईएस्ट लेवल के एग्जाम्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आप सभी लोग इस क्लास को अटेंड करना बिल्कुल न छोड़ें। विथ एनसीईआरटी बेस्ड है तो आप लोगों को सहायता जरूर प्रदान होगी, ठीक है। ओके, जैसे हम बात कर रहे हैं विभिन्न पंचवर्षीय योजना की। भाई जब पंचवर्षीय योजना आई तभी तो औद्योगिक का विकास हुआ। किसके तहत? पंचवर्षीय योजना के तहत। पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया, ठीक है। तो इसके विकास के लिए क्या किया गया? निरंतर प्रयास किया गया और उस प्रयास में सफलता भी मिली, क्योंकि 1991 में आर्थिक सुधार के लिए नई आर्थिक नीति लाई गई। आर्थिक सुधार के लिए नई आर्थिक नीति लाई गई और वह नीति जो थी उसमें बहुत ज़्यादा सुविधाएं प्रदान हुई, जिससे उद्योग के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान की गई। जैसे इसमें था उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। वैश्वीकरण, ठीक है। ये तीनों आए और इन्हीं को कहा गया क्या? LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। इन्हीं पंचवर्षीय योजना के तहत उद्योगों का विकास सुनिश्चित हुआ, ठीक है। और यह प्रक्रिया आरंभ हुई जिनसे निरंतर इसमें विकास होता रहा, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं हुई। तो ये आप लोगों का क्लियर हुआ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके आगे हम चलते हैं, आर्थिक विकास पर प्रकाश डालते हैं। आर्थिक विकास क्या होता है? आर्थिक विकास, ठीक है। अर्थव्यवस्था में होने वाले गुणात्मक परिवर्तन को ही आर्थिक विकास कहा जाता है। किसमें? अर्थव्यवस्था में। अर्थव्यवस्था में वो भी कैसा परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? गुणात्मक परिवर्तन। परिवर्तन को ही क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास कहा जाता है, यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। इन्हें विशेष क्षेत्र या विशेष देश में अथवा विशेष व्यक्तियों की आर्थिक समृद्धि में, कैसे? आर्थिक समृद्धि में वृद्धि को आर्थिक विकास कहा जाता है। कहाँ पर? आर्थिक समृद्धि में।
आर्थिक समृद्धि में, उसी को क्या कहा जाता है, किसमें, किसी व्यक्ति विशेष में या क्षेत्र विशेष में। हम सीधे क्षेत्र या देश की बात कर लेते हैं, जैसे क्षेत्र या देश, क्षेत्र या देश, उसमें क्या हम देखते हैं, आर्थिक समृद्धि होती है, और उसी आर्थिक समृद्धि को एक नाम दिया गया जिसे कहा गया क्या, आर्थिक विकास। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आर्थिक विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। बहुआयामी मतलब क्या, चारों तरफा फैला हुआ। कभी भी किसी भी देश की इकोनॉमी तब डेवलपमेंट करती है जब वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी हो, खुली अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर बंद अर्थव्यवस्था हो तो क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना बेहतर संभव है, नहीं। जब तक आप आयात और निर्यात नहीं करेंगे तब तक क्या आपके इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में सहायता प्रदान हो सकती है, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे देश हैं जो बंद अर्थव्यवस्था के पक्षधर हैं और वो आज भी हैं, और कुछ ऐसे हैं जो खुली अर्थव्यवस्था में विश्वास करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्षेत्र आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। जैसे अभी हम नीति निर्माण की दृष्टि से अगर आर्थिक विकास की हम बात करते हैं तो वहाँ पर कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार के प्रयत्नों को देखा जाता है, यानी कि प्रयास किए जाते हैं, और प्रयास किए जाते हैं तो कैसे, वो प्रयास निरंतर वृद्धि को ध्यान में रखते हुए ही किए जाते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल की क्लास में बात करेंगे। इसके बाद आप लोगों के एनवायरनमेंट की क्लास है। ओके, थैंक यू। और आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।